चलो, तो सबसे पहले हम लोग जो अपना चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 जो है उसको क्विक रिकैप करते हैं। कल हम लोग ने रिवाइज नहीं किया था ना, तो आज हम लोग उसको क्विक रिकैप करेंगे ताकि आपको उस यूनिट पे कॉन्फिडेंस आ जाए। और आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 1 आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट। हाँ बेटा, तो बहुत आज अच्छा और एकदम इजी टॉपिक है। कल भी हमने देखा कि हमारे 2-3 पेजेस बहुत आसानी से और जल्दी से कंप्लीट हो चुके थे। अब बहुत इजी है, सारे कॉन्सेप्ट्स, मजा आएगा पढ़ने में भी। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूं, 14 पेजेस है कुछ, उसके अंदर ज्यादा नहीं है। बट बिफोर वी गो अहेड, लेट अस फर्स्ट रिवाइज व्हाट चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2, एकदम अच्छे से उसको रिवाइज करते हैं। आप लोग इन्वॉल्व रहना उस डिस्कशन में, लगे तो आप नोटबुक खोलना, आपको जो आ रहा है वो आप बिना देख के बोलो, जो आपको नहीं आ रहा है वो आप चेक करो कि आपको उसके ऊपर कुछ मार्किंग करना है क्या, ताकि आप घर जाके उतना सा आप रिवाइज कर लो उसके लिए। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले हमने इंटरनल, अभी सब लोग ध्यान से सुनेंगे समझेंगे भी, और कोई एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो बातें ना करे, क्योंकि मेरे को पूरा चैप्टर बहुत कम समय में रिवाइज कराना है, तो प्लीज डिस्टर्ब मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं बस। तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे थे इंटरनल कंट्रोल की। सो इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन हमने क्या बोला, एज पर एसे 315, इंटरनल कंट्रोल इज डिफाइंड एज द प्रोसेस डिजाइंड, implemented and maintained by those charged with governance, management and personnel to provide what reasonable assurance to achieve entities objectives of what care, compliance with applicable laws and regulation, assets are safeguarded, reliability of financial reporting and effectiveness and efficiency of operation। फिर हमने बात करी व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल वही 4 पॉइंट्स थे, वो थे कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, एसेट्स आर सेफगार्डेड, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। Then we said, why does internal controls provide only with the reasonable assurance? So the next answer was, it has got inherent limitations. So what are the inherent limitations of internal control? Number 1, it provides reasonable assurance. Number 2, we talk about is judgment by management. Number 3, human judgment in decision making. Number 4, lack of understanding of the purpose. Number 5, collusion among employees or management overriding the control. And last may we talk about is the small entities. Correct? Then we go ahead and talk about, we need to understand the controls. If we have to understand the controls, there are benefits of understanding the control. Those benefits are, we identify the potential misstatements, the risks of material misstatements, and then now you understand. ये सब अंडरस्टैंडिंग रिस्क के बारे में पता करने के बाद we will determine nature, timing and extent of further audit procedure. और ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, अपने ऐसे 330 के रिस्पॉन्सेज है। रिस्क को समझेंगे, कंट्रोल्स को समझेंगे, उसके बाद तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बना सकते हैं। ये सब चीजें अभी जब रिवाइज होगी तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा, आप समझने की कोशिश करो। क्लियर है एकदम? यस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहे कि हमें कौन से कंट्रोल्स को समझना है, तो हमने कहा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट। तो रेलेवेंट टू ऑडिट कंट्रोल्स को अगर ढूंढना है तो कौन से मैटर्स को हमने कंसीडर करना है, तो नंबर 1, इट इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। वो मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट में हमने देखा साइज ऑफ द एंटिटी, द नेचर ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, द ऑपरेशंस एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर, द डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सर्कमस्टेंसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड लास्ट में उसी में पॉइंट पे हम लोग देखते हैं द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, एंड वेदर द कंट्रोल इज केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लास्ट पॉइंट उसमें है एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं और कौन से पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करेंगे टू डिराइव वेदर अ कंट्रोल इज रेलेवेंट टू ऑडिट। तो हम देखते हैं कंट्रोल्स ओवर व्हाट, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। अगर कोई कंट्रोल
कोई इंफॉर्मेशन को कंप्लीट और एक्यूरेट रखने के लिए लगा हुआ है और वो इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर यूज करने वाला है तो वो कंट्रोल हमारे लिए रेलेवेंट टू ऑडिट होता है। फिर हम लोग बात करते हैं कंट्रोल ओवर व्हाट, द कंप्लायंस एंड ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव। वो कंट्रोल चलने भी चाहिए उसके लिए और कंट्रोल लगाए जाते हैं तो वो कंट्रोल भी हमारे लिए रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहते हैं किसके बारे में, कंट्रोल्स ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स में दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, एक रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दूसरा ऑपरेशंस। सो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेलेवेंट टू ऑडिट, ऑपरेशंस नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट। ऑपरेशन मतलब आप उसको कैसे यूज करते हो उसके हिसाब से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बातचीत करते हैं अबाउट व्हाट, द कंट्रोल्स विच आर नॉट रिलेवेंट टू द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, बराबर, इज नीड नॉट बी कंसिडर्ड। जो आपके ऑडिट का पार्टी नहीं है उसके ऊपर के कंट्रोल्स हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। लास्ट में कंट्रोल्स रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, लॉ और रेगुलेशन, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं, रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाते हैं। क्लियर है एकदम? यस सर। तो ये सारी बातें हम लोग देखते हैं जिससे हम लोग फिगर आउट करते हैं कि हमारे लिए कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट है और कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट नहीं है। अब जब ये निकाल लिए कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट, उसका नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग को देखना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले कंट्रोल्स का डिजाइन देखते हैं और फिर कंट्रोल्स का इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। जब हम लोग कंट्रोल्स का डिजाइन देखते हैं तो डिजाइन में हम लोग क्या देखते हैं, तो वेदर इट इज केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग, करेक्टिंग और डिटेक्टिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। एंड नंबर 2 हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, वेदर द कंट्रोल एग्जिस्ट एंड वेदर इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड, मतलब उसका हम लोग इंप्लीमेंटेशन भी देखते हैं। तो इसके बारे में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है अबाउट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, तो वी परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स दैट इंक्लूड, तो हम करेंगे इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे एंड देन वी विल ट्रेस द ट्रांजैक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। बट ये जो अंडरस्टैंडिंग है इट विल बी ऑफ वेरी लिटिल और वेरी लेस रेलेवेंस अनलेस सम टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज नॉट देयर। अब हमने ये नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स को देख लिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं अबाउट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमारे इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या आता है। अगर आप वो इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो, इंटरनल कंट्रोल मतलब इट इज ऑल द कंपोनेंट्स दैट आर द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आप अगर डेफिनेशन पढ़ोगे ना वो ऐसे 315 का स्टार्टिंग में देखो आप इंटरनल कंट्रोल का, चैप्टर के स्टार्ट में, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2, आप अगर देखोगे तो इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन है ना, इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन है ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है उसके अंदर, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, हाँ, इट रेफर्स टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो वो सारे कंट्रोल्स है, वेरियस कंपोनेंट्स, समझ में आ रहा ना। ये अभी एक एक लाइन और उसका अपने रीड नहीं कराना उसको, तो और एक एक लाइन की अभी और ब्यूटी निकलेगी, वो एक साथ नहीं होता है, वो धीरे धीरे। सो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल कंट्रोल। तो देयरफॉर वी अंडरस्टैंड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इट। तो उसमें 5 कंपोनेंट है। कौन से 5 कंपोनेंट है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट। करेक्ट है एकदम? यस। तो अब हम लोग जब बात करते हैं फर्स्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट की, तो हमने क्या कहा, इट इन्फ्लुएंसेस द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। करेक्ट है एकदम। तो इसीलिए हम लोग को कंट्रोल एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ऐसे हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, वो याद है क्या आपको? कौन से है वो? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड पर्सनल। ये 3 पॉइंट एग्जाम में लिखने क्या नहीं, बट हमको याद है क्या? हाँ, उसके जो हिस्से है वो हम लोग को लिखने हैं। तो उसके 7 पॉइंट कौन से पहले वो बता दो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं? पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। पर्सनल में हम लोग क्या देखते हैं? ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। एंड लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं? कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। क्लियर है एकदम? यस।
तो उसके अंदर फर्स्ट जो हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसमें क्या कहता है, इट इज द फ्रेमवर्क in which the activities to achieve the entity's objectives are planned, executed, controlled and reviewed. उसमें हम लोग establish करते हैं about the reporting responsibilities, बराबर, and relationships and the क्या बोलते हैं assignment of authorities and responsibilities. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज. उसमें क्या होता है, हम लोग कहते थे इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स कैनॉट राइज बियॉन्ड व्हाट द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज. तो क्या होता है उसके अंदर, तो हम लोग ने उसको कम्युनिकेट और एनफोर्स भी करना बहुत जरूरी है. सो कम्युनिकेशन हम लोग ने कैसे करना चाहिए, तो इट शुड बी कम्युनिकेटेड बाय व्हाट, द कम्युनिकेशन ऑफ बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स, बाय व्हाट, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, बराबर, कोड ऑफ कंडक्ट और बाय एग्जाम्पल. और उसे एनफोर्स कैसे करेंगे हम लोग, तो उसे एनफोर्स करेंगे बाय टेकिंग व्हाट एक्शंस टू मिटिगेट, एलिमिनेट द डिसऑनेस्ट और इलीगल एक्ट्स. ये होने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उसमें क्या बस पॉइंट है, हाउ द ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइन्ड एंड हाउ द रिलेशनशिप्स आर एस्टैब्लिश्ड. क्लियर एकदम. तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स खत्म हो गए. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस. तो उनका इंडिपेंडेंस, उनका एक्सपीरियंस, उनका स्टेचर, वो कितनी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, द स्क्रूटिनी ऑफ एक्टिविटीज. तो ये सब पॉइंट हम लोग उसमें देखते हैं. उसके बाद मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल में हम लोग बात करते हैं उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स मैनेजिंग बिजनेस रिस्क एंड सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हाट द अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो ये हमारा मैनेजमेंट वाला पॉइंट खत्म हो गया. एंड लास्ट में फिर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भाई आप कैसे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, उसके रिलेटेड क्या पॉलिसीज है वो हमको समझना है. एंड कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, मतलब व्हाट मैनेजमेंट कंसीडर्स द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एंड हाउ इट ट्रांसलेट्स इनटू द रिक्विजिट स्किल एंड नॉलेज. क्लियर है एकदम. तो यहां पे अपना कंट्रोल एनवायरमेंट वाला पॉइंट खत्म हो जाता है. फिर हम लोग बात करते हैं अबाउट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं बात, तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एस्टिमेट इट्स सिग्निफिकेंस, assess the likelihood of its occurrence and take appropriate action to mitigate those risks. खत्म हो गया पॉइंट अपना ये. फिर थर्ड पॉइंट अपन चलते हैं किधर, अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो इसमें हम लोग को अंडरस्टैंडिंग लेना है. तो हम लोग क्या कहते हैं, नंबर 1 अपन कहते हैं द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस. सेकेंड पॉइंट द बोलो प्रोसीजर, हाउ इट इज इनिशिएटेड. फिर उसके बाद रिकॉर्डेड, फिर उसके बाद प्रोसेस्ड, करेक्टेड एज नेसेसरी एंड देन ट्रांसफर्ड टू द जनरल लेजर. फिर थर्ड पॉइंट हम लोग कहते हैं अबाउट व्हाट, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक अकाउंट्स. फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स दोज इवेंट्स और कंडीशंस. नंबर 5 हम लोग बात करते हैं अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड लास्ट में कंट्रोल सराउंडिंग दी जर्नल एंट्रीज. इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन दिया है. इट इंक्लूड्स व्हाट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेस, डेटा. और इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईटी. इसी में हम लोग को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू मैन्युअल्स, ये हर एक व्यक्ति को हमने बताना चाहिए. और इसी के साथ हमारा पॉइंट खत्म होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन वाला. फिर हम लोग बात करते हैं अबाउट कंट्रोल एक्टिविटीज. कंट्रोल एक्टिविटीज हमने क्या कहा, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू द ऑडिट एज द ऑडिटर कंसीडर्स नेसेसरी फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. बराबर है कि नहीं. सो इसके लिए उसने अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए. फिर हम लोग बोलते हैं व्हाट इज कंट्रोल एक्टिविटीज. तो कंट्रोल एक्टिविटीज आर नथिंग बट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स which ensure the management directives are carried out. अब उसके एग्जाम्पल्स हम लोग ने देखे, SIPP वो क्या था, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल्स एंड लास्ट में परफॉर्मेंस रिव्यूज. तो ये 4 पॉइंट उसके एग्जाम्पल्स थे. खत्म हो गया वो पॉइंट. लास्ट में हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, मॉनिटरिंग. वी हैव टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटीज विच द एंटिटी यूजेस फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स to see whether the controls are operating effectively so that we can take what remedial actions on timely basis and whether the controls are operating as intended.
दिस कैन बी डन ऑन ऑनगोइंग बेसिस और सेपरेट इवैल्यूएशंस। जैसे कि हम लोग एक बिल्ट इन डिवाइस कर सकते हैं वेयर वर्क ऑफ वन पर्सन इज वेरीफाइड बाय द अनदर, और सेपरेट इवैल्यूएशंस में हम लोग क्या कहते हैं कि वहां पे आप कस्टमर के कंप्लेंट्स, रेगुलेटर के फीडबैक्स, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे कौन से ये पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कंट्रोल एनवायरमेंट अच्छा है तो इज इट अ पॉजिटिव फैक्टर? यस सर। डज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? यस। बट अगर कंट्रोल एनवायरमेंट बुरा है तो डज इट अंडरमाइन द वैलिडिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स? यस। तो इसीलिए हम लोग को कंट्रोल एनवायरमेंट को स्टडी करना है। बट कंट्रोल एनवायरमेंट सेटिस्फैक्टरी है तो इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। क्लियर है एकदम? तो ये पॉइंट अपना खत्म हो चुका है। फिर अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब पूरा कंट्रोल्स के बारे में समझने के बाद अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, तो वी टॉक अबाउट इज द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस आपको समझ में आ जाता है। अब इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की अगर बात करें तो ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए दैट द ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड व्हिच हैव टू बी रिकॉर्डेड इज इन फैक्ट रिकॉर्डेड, एंड दिस एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड टू अस बाय whom? द इंटरनल कंट्रोल्स। Therefore, auditor should evaluate what? Internal controls. Correct एकदम? Yes. So सवाल ये आता है, what are the benefits of evaluating internal controls? So the benefits of evaluating internal controls are, number one, हम लोग क्या कहते हैं, appropriate, क्या बोलते हैं, adequate accounting system and internal control है या नहीं, बराबर। ये हम लोग कैसे चेक करेंगे adequate internal control system है या नहीं? तो we will consider areas where internal control is weak and where it is excessive. कहां कम है, कहां ज्यादा है। फिर whether errors and frauds are likely to be located, then whether it is safeguarding, providing safeguard to the assets, whether assets are safeguarded, and last में effective internal audit department is operating। अगर ये है तो हम लोग डिफाइन करेंगे extent and depth of examination और उसमें appropriate audit techniques and procedures। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं whether management is discharging their functions what effectively in as far as correct recording of what transactions। फिर उसमें हम लोग कहते हैं administrative control having a bearing on his work and whether the reliable reports or certificates to the management can be, and last में हम लोग देते हैं worthwhile suggestions। तो ये हो गया हमारा evaluation of internal controls। अब evaluation करने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग methods है। वो 4 methods कौन से हैं? narrative record, flow chart, चेकलिस्ट एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। जब हम लोग बात करते हैं अबाउट नरेटिव रिकॉर्ड, सो इट इज अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल फाउंड इन ऑपरेशन। बिफोर सच रिकॉर्ड्स आर डेवलप, एक्चुअल टेस्टिंग शुड बी डन। और ये कहां सुटेबल है? जहां कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है, वहां पे वेयर नो फॉर्मल सिस्टम इज इन प्लेस। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। नंबर 1, टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम बिकम्स व्हाट? वेरी डिफिकल्ट। टू कॉम्प्रिहेंड मतलब टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बिकम्स व्हाट? वेरी डिफिकल्ट। नंबर 2, हम लोग क्या कहते हैं कि टू आइडेंटिफाई द गैप्स और वीकनेसेस, एंड लास्ट में हम लोग कहते हैं टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर। ये भी क्या होता है? डिफिकल्ट हो जाता है। इसी का ऑपोजिट, अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इज व्हाट? फ्लो चार्ट। इट इज द मोस्ट कंसाइज वे ऑफ प्रेजेंटिंग व्हाट? द इंटरनल कंट्रोल्स। It reduces the amount of what? Narrative explanation, and it gives the bird's eye view। Clear एकदम? अब हम लोग बात करते हैं checklist। So it is a series of instructions which is to be filled by the auditor staff। बराबर, it is the on the go requirement of the desirable elements। It is reviewed by the principal, manager और senior। खत्म हो गया checklist के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं about internal control questionnaire। It is a series of questions for the purpose of collecting information, जिसमें हमें आंसर yes, no, not applicable मिलता है, जिसमें no का प्रोविजन फॉर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फिर उसके बाद ये ऑर्डरली आपको सिस्टम के डिफेक्ट्स बताता है। करेक्ट है एकदम? यस सर। इसके बाद ये जो फिल किया जाता है, इट इज फिल्ड बाय द क्लाइंट स्टाफ एंड इट हैज गॉट व्हाट? लेस चांसेस ऑफ व्हाट? ओमिशन। तो ये हमने बात करी किसके बारे में? क्वेश्चनर। और यहां पे अपना इवैल्यूएशन वाला काम खत्म हो जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़े और हमने बात करी अबाउट टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की अगर हम लोग बात करें तो टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोगों को एग्जामाइन करना होता है अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स, दैट इज वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर एक्चुअली ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट।
तो इसमें हम लोग दो बातें देखते हैं, एक कंट्रोल का डिजाइन देखते हैं और दूसरा कंट्रोल का ऑपरेशन थ्रू आउट द पीरियड हम लोग ये देखते हैं। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहते हैं ये टेस्टिंग करने के लिए हमने क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो हमने इंस्पेक्शन करना चाहिए ऑफ व्हाट द डॉक्यूमेंट्स, फिर हमने इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन वहां पे जहां ऑडिट ट्रेल अवेलेबल नहीं है, re-performance that is the auditor's independent execution of the procedures which are already carried out by the management, example reconciliation statements, and फिर हम लोग बात करते हैं we also check the controls on what the computerized systems or applications। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग देखते हैं इफेक्टिव ऑपरेशन की बात करते हैं तो हम लोग तीन बातें देखते हैं उसके अंदर, हाउ दे वर अप्लाइड, बाय whom they were applied and consistency with which they were applied। When we talk about the effective operation, it recognizes that some deviation in internal control might be there because of what the human error, volume of transactions, or because of what the changes in the personnel। तो अगर आपको ऐसा deviation मिलता है तो specific inquiry should be carried out and appropriate procedures have to be performed. The test of controls have to be performed to cover such period appropriately before, and then auditor will modify what the planned substantive audit procedures। अब आपको पता है when we talk about we modify planned substantive audit procedure मतलब अपना test of details and substantive analytical procedures वो हम लोग को modify करना पड़ेगा। But before we reach to the conclusion, हम लोग ने क्या देखना है, कंट्रोल रिस्क के बारे में कंक्लूजन देने के पहले इफ देयर इज एन क्या बोलते हैं द ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग व्हाट अदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू द कॉन्ट्ररी, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना कंट्रोल रिस्क का कंक्लूजन हम लोग देंगे। और इसी के साथ हमने ऐसे नंबर जो अपना 315 है वो हम लोग कंप्लीट करे थे। करेक्ट है एकदम? कॉन्फिडेंस आ रहा है इसके ऊपर? यस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी देन गो अहेड स्ट्रेट वे टू ऐसे नंबर 330 में हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट द रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो ऐसे 330 deals about the auditor's responsibility for designing and implementing the responses to the assessed risk of material misstatement, the overall responses at the financial statement level, and designing and performing, words ध्यान में सुनना और समझना, designing and performing further audit procedures at the assertion level। क्लियर है एकदम? यस सर। सो अब जब हम लोग बात करते हैं इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एट असर्शन लेवल, तो द ऑडिटर हैज टू कंसीडर द रीजंस फॉर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द ऑडिट एविडेंस दैट इज सपोज टू ऑब्टेन। तो रीजंस में हम लोग दो बातें देखते हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की। सो इन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स द ऑडिटर शुड कंसीडर when we are supposed to do the test of controls। तो number one, when the substantive procedures are dependent upon the effectiveness of internal controls। तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल्स जितने अच्छे या खराब उसके हिसाब से हम लोग कम या ज्यादा चेक करेंगे, तो नो डाउट हम लोगों को इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा। नंबर टू, the substantive audit procedures do not provide sufficient appropriate audit evidence। अगर आपको आपके क्या बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अगर आपको एविडेंस ही कलेक्ट करने नहीं दे रहे हैं या पॉसिबल नहीं है उससे, तो ऑब्वियसली वी हैव टू हेवीली रिलाई ऑन व्हाट द इंटरनल कंट्रोल्स, दैट इज देयरफॉर वी हैव टू डू द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब जब हम लोग यहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, चलो बोलो, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। सो नेचर में हम लोग ने फिर से क्या देखना है, हाउ दे वर अप्लाइड, बाय whom they were applied and consistency with which they were applied। ये हम लोग को इंक्वायरी करके चेक करना है। इसी के साथ साथ अगर if the controls effective operation is dependent upon the other controls, then we also have to verify those indirect controls। फिर एक्सटेंट में हम लोग बात करते हैं अबाउट फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। इन बातों के ऊपर अपना एक्सटेंट ऑफ चेकिंग डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट व्हाट द टाइमिंग ऑफ कंट्रोल्स, वेदर वी हैव टू चेक इट फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और थ्रू आउट द पीरियड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ऑडिटर्स कंसिडरेशन अबाउट वेदर टू यूज द ऑडिट एविडेंस obtained about the operating effectiveness of the controls in the previous audit। तो क्या उसको यूज कर सकते हैं या नहीं? तो दिस डिसीजन डिपेंड्स अपॉन 6 फैक्टर्स। वो कौन से? इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, effectiveness of other elements of control,
एंड इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल्स, इसके ऊपर डिपेंडेंट है वो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो बात करता है इफेक्टिवनेस ऑफ व्हाट ये हो गया 3 पॉइंट। फिर अभी रिस्क के बारे में बात करते हैं। रिस्क ऑफ क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल, वेदर इट इज मैन्युअल और ऑटोमेटेड। रिस्क ऑफ लैक ऑफ चेंज ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, एंड लास्ट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे। फिर कंट्रोल्स को टेस्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्स को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। सो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में हमने कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, वो आपको याद है, पूरा से क्लाउड बना के ऐसे वो स्टडी किया था। तो उसमें क्या कहते हैं कि अगर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स से अगर हमको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिलती है, दैट डज नॉट मीन द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग व्हाट इफेक्टिवली। एंड अगर सब्सटैंटिव प्रोसीजर से अगर हम लोग को मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है, इट इंडिकेट्स व्हाट देयर इज सीरियस, क्या बोलते हैं उसको, डिफेक्ट इन द इंटरनल कंट्रोल, कि कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड। तो ऑडिटर ने ये बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग क्या कहते हैं कि आपको अगर कोई डेविएशन मिलता है तो आपने स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए, एंड वो स्पेसिफिक इंक्वायरी करोगे तो इट विल फॉर्म एन अप्रोप्रिएट बेसिस अबाउट द रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स, कि जब हम लोग मैनेजमेंट से पूछेंगे तो वो कुछ हमें रिस्पॉन्सेज देगा और उसके बेसिस पे हमें एक क्या बोलते हैं डिसीजन लेने में काफी आसानी होगी कि वेदर वी कैन रिलाई और नॉट टू रिलाई ऑन द कंट्रोल्स। नंबर 2, हम लोग ये भी डिसाइड करने में हेल्प होगा कि क्या हमने कुछ एडिशनल टेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। एंड तीसरा, ये डिफेक्ट्स इन इंटरनल कंट्रोल्स विल हेल्प अस टू कीप इन माइंड द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स दैट कैन हैपन व्हाइल परफॉर्मिंग व्हाट द सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो ये बातें हमने ध्यान में रखनी है और यहां पे अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वाला पॉइंट जो है वो खत्म हो जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट व्हाट सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। Substantive procedures are the procedures which the auditors perform to detect what material misstatements in at the assertion level। मतलब क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर में अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिस्कवर हम लोग कर सकते हैं। इसके अंदर 2 प्रोसीजर्स आती है, एक है टेस्ट ऑफ डिटेल एंड दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में 2 बातें आती है, एक है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विच इज कॉल्ड एज वाउचिंग एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस विच इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो उसी को हम लोग ने जब टेबल आगे पैराग्राफ दिया था उसी को एक्सप्लेन किया था विद एन एग्जाम्पल। फिर हम लोग आगे बढ़े और बात करी एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में। सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में हमने कहा था कि दोस्तों हम लोग ऐसे नंबर 520 जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, बट हमने कहा कि इट इज बेसिकली क्या बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम्स। इट एनकम्पासेस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन, इनकंसिस्टेंसीज और इट वेरीज विद द सिग्निफिकेंट अमाउंट। बराबर ऐसे कुछ हम लोग ने उसके अंदर बात किया था कि वो रेशियोज वगैरह ऐसे कुछ बात करी थी, बट हम लोग वो 520 में पढ़ेंगे। फिर अभी ऑडिटर को नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की बात करता है। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में ऑडिटर कैन ओनली यूज व्हाट द टेस्ट ऑफ डिटेल्स, or he can use what substantive analytical procedures, or he can use the combination of both. That's it. खत्म हो गया। इजी है क्या एकदम? अभी आपको पूरा वो जो टेक्निकल टॉपिक था अब लग रहा है कि हाँ भाई ये मैनेजेबल है करके, बस